लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, उसकी पोलैरिटी के आधार पे उसके कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हमने बात किया था। पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस के बारे में बात हुई थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ में से एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी जिसको कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमारी सारी बातें हुई थी। हमने बात किया था कंडक्टर का, इंसुलेटर का और मेथड्स ऑफ चार्जिंग की भी बात हमने की थी, ठीक है। बट मेरा अपना पर्सनल मानना है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमको क्वालिटेटिव नॉलेज है, क्वांटिटेटिव नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये नॉलेज हमारा अधूरा है और हम उस रिसोर्स का कंप्लीट यूज़ नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप हैं मास्टर्स ऑफ साइंस के साथ मिशन CUET पर, ठीक है। कुर्सी तेज़ी से पकड़िए क्योंकि सफ़र होने वाला है शानदार और हो सकता है कि आपको बीच में कुछ झटके भी लगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटेटिव वैल्यू के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच देखा जाएगा और साथ ही साथ देखा जाएगा उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉस। चलिए बिना वक्त गवाए सीखते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, लास्ट लेक्चर में हमने इस पर चर्चा की थी इस बात पे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना। उसमें हमने बात किया था कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी मस्ट बी इन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब ये है जो सबसे ज़्यादा छोटा चार्ज पार्टिकल होगा, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक, कंप्लीट चार्ज को, बड़े चार्ज को जनरेट करने के लिए जो छोटी छोटी ईंटें लगेंगी। जैसे एक बड़ा घर बनाने के लिए छोटा ईंट है ना, उससे छोटे टुकड़े को तो हम यूज़ नहीं करते, सबसे छोटा टुकड़ा उसमें ईंट ही है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ब्लॉक, एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। वैसे ही बड़े चार्जेस को क्रिएट करने के लिए, बड़े चार्जेस को जनरेट करने के लिए जो सबसे छोटा, सबसे कम मात्रा में उपलब्ध चार्ज है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है इसकी बात करें। एक्सपेरिमेंट से पता चला, एक ऑस्टेड ने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट की और गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कैलकुलेशन वगैरह करके उन्होंने बताया कि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है E = 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि चार्ज का यूनिट कूलम्स होता है, SI यूनिट कूलम होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज के बारे में जो फोर्सेस चार्ज जनरेट करता है उसके बारे में सबसे पहले हमारे कूलम दादा ने ही बात की थी। उनके रिस्पेक्ट में इनके यूनिट को कूलम कहा जाता है। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल चाहे वो इलेक्ट्रॉन कहिए और चाहे वो प्रोटॉन कहिए, दोनों पे ही 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के चार्ज होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, एक की पोलैरिटी कुछ और है और दूसरे की पोलैरिटी कुछ और। इलेक्ट्रॉन को हमेशा निगेटिव चार्ज माना जाता है, निगेटिव चार्ज में कैटेगराइज किया गया है और इसकी कोई भी खास वजह नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव रखने का केवल एक ही मकसद था और वो ये, क्योंकि ये दोनों अपने एक दूसरे के रिजल्ट को क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं और एक न्यूट्रल पॉइंट हमको देते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि निगेटिव क्यों बोले इसको और इसको पॉजिटिव क्यों बोला गया, पॉजिटिव चार्ज इसको क्यों बोला गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। जब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो एक बात और जाननी बहुत ज़रूरी है। प्रोटॉन जो होता है वो एटम के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है और बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही होती हैं। साथ ही साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी, दुनिया भर की ताकतें उसको उस एक घेरे के अंदर बंद करके रखने के लिए मजबूर करती हैं, ठीक है। इसलिए प्रोटॉन कहीं भी बाहर निकल के कोई वर्क नहीं कर सकता। हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रोटॉन की बात बिल्कुल न के बराबर करेंगे, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में हमेशा रन करता रहता है, दौड़ता रहता है। भाई घर के सारे काम कौन करेगा? 2 बच्चे अगर घर में हैं, एक बच्चा जो कि 24 घंटे कमरे में बंद रहता है, दूसरा बच्चा जो कि हमेशा मार्केट में घूमता रहता है, समाज में घूमता रहता है, सोसाइटी मेंटेन करके रखता है। बाहरी काम कौन करेगा? बाहर से सामान लाना हो या बाहर के लिए कुछ भी हो, कोई फंक्शन अटेंड करना हो, कोई और काम हो, पैसे लाने हो या कुछ भी करना हो, वो सारा काम ऑब्वियस सी बात है जो लड़का बाहर घूमता है या जो भी बंदा
या जो भी लड़की जो बाहर घूमती है और बाहर रहती है, जो बाहर सोसाइटी में, वही करेगा। सो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है, जो वर्क्स हैं, वो सारा कौन करेगा? हमारे इलेक्ट्रॉन भैया करेंगे। प्रोटॉन जी चुपचाप घर में बैठे रहेंगे, वैसे भी गर्मी काफ़ी है, घर में ही बैठना चाहिए, ठीक है। सो अब हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, 1.602192 × 10⁻⁻19 कूलम। सो -19 कूलम, दैट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा छोटा चार्ज है। इससे बड़े बड़े चार्जेस भी बनाए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गैदर करके, एक जगह इकट्ठा करके, ठीक है। और उसी बात को बताते हैं हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वही ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लेके, बट इलेक्ट्रॉन तो इंडिस्टिंग्विशेबल है ना, उसको और तो तोड़ा नहीं जा सकता है। तोड़ा जा सकता है, पार्टिकल फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेंशंस हैं, बट यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। दैट्स वाई जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे, वो हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस छोटे बड़े हर एक एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बात करें इस चार्ज की, सो 1.6 के बाद देखिएगा आप 02192, काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी, और पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है तो उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ये बिल्कुल समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने जितना ही होगा। सो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट्स वाई वी मेजरली यूज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मेजरली हम यही यूज़ करेंगे। हमको कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, और इसी चीज़ को मान के चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी बात खत्म करते हैं और बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। सो आइए देखा जाए। पेन कॉपी मस्ट बी इन योर हैंड, पेन एंड कॉपी, एंड यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली, बिकॉज ये आपके बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं, छोटे छोटे नोट्स बनेंगे, और इनको रिवीजन करने में, इनसे तैयारी करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जितने भी नीडी बच्चे हैं, जो पैसे देके कहीं जाके बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, या जिनको अच्छी कोचिंग सुविधाएँ नहीं हैं, उनके पास तक आप ये वीडियो पहुँचाने का काम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको शेयर करने में आपका बिल्कुल भी मनी खर्च नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है, बट आपकी इस वीडियो शेयर कर देने से न केवल स्टूडेंट का बल्कि आपके सर का भी कुछ भला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बार पहले मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ और आप भली बात इस चीज़ को समझ चुके होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? सीधी सी बात है, द चार्ज मस्ट बी इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म of the elementary charge, that is nothing but Q is equal to N into E, where N is number of electron, N is number of electrons। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ही क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन कमरे में बंद है, गर्मी लगती है उसको बहुत ज़्यादा, है ना। गर्मी के मौसम में गर्मी, ठंडी के मौसम में ठंडी, और बरसात के समय में, रेनी डेज में बहुत ज़्यादा कीचड़ से उसको तकलीफ है, इसलिए चुपचाप हर मौसम में गर्मी बैठा रहता है। बट ये वाला भैया इलेक्ट्रॉन, इसके पास छतरी है बरसात के लिए, ठीक है। गर्मी के लिए इसके पास क्या है? फैन है, कूलर है, या फिर इसके साथ बहुत सारे ठंडे पाउडर लगा के घूमता रहता है ना। और ठंडी में इसके पास स्वेटर और शॉल दोनों है, इसलिए हमेशा घूमता रहता है और इलेक्ट्रॉन का ही यूज़ होता है, ठीक है। मजाक की बात है ना, सीरियसली मत लेना। उसके आगे बात करें, ई क्या है यहाँ पे? ई है इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और क्यू क्या है? टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज जो भी होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ पे खास बात मैंने नोट डाउन करवाया था, एन मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव नंबर्स में है, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो होगा तो कुछ पॉजिटिव नंबर में होगा, या फिर 0 होगा, बट निगेटिव होने का कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर। सो देखिए हमारे इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, 1, 2 and 3। सो देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी अराइज फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो तीनों क्वेश्चन में हमेशा आपको 2 क्वांटिटी
दो क्वांटिटी हमेशा आपको दी रहेगी, चाहे तो विजुअल फॉर्म में, चाहे इंडिविजुअल फॉर्म में, चाहे डायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट वे में। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़ा ही होगा इंग्लिश में, तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में दो चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी और तीसरी चीज़ की डिमांड क्वेश्चन की तरफ से की जाएगी हमेशा। ठीक है, सो इसको मैं मिटा दूँ, आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए, अगर 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 टोटल चार्ज गिवन है, या तो आपको देखो टोटल चार्ज गिवन होगा और इसकी तो वैल्यू हमेशा आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा ही पता है, तो एक वैल्यू तो हमेशा नोन है, दो में से ये या फिर ये अननोन होगा और एक नोन होगा, तो बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे क्यू पूछता है, ठीक है, क्यू पूछता है, एन और ई दिया हुआ है, सो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, है ना। अगर आपसे एन पूछता है, क्यू और ई दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ई तो आपसे पूछने वाला है ही नहीं, बिकॉज ई इज वेल नोन, ई को बहुत अच्छे से भली भांति आप जानते हैं। ठीक है, सो चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहला क्वेश्चन हम इससे पुटअप करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद होगा ना, चार्ज का जो क्या बोलते हैं उसको, चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है, कूलम है। ठीक है, अभी कूलम दादा के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे हम उठाते हैं, जो कि अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स will be there in 1 coulomb चार्ज। हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, मतलब एक कूलाम से बहुत ही ज़्यादा कम चार्ज था। सो एक कूलाम चार्ज में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, ये क्वेश्चंस अक्सर काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फॉर्मूले से ही लग जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और आपको एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑलरेडी पता है, साथ ही साथ टोटल चार्ज भी आपको यहाँ पे 1 कूलम दिया गया है। सो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है भाई, द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम्स, है ना। सारी यूनिट्स जो हैं वो देखना है आपको कि यूनिट सारे सही सिस्टम, सही डायमेंशंस में हों। ठीक है, सो चार्ज आपका कूलम में है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज जो है वो कूलम में हमको रखना है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सो हमको निकालना क्या है, एन को हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो आइए एन फाइंड कर लेते हैं बहुत ही इजीली, चुटकी बजाते हुए, सिर्फ और सिर्फ सेकंडों में। कैसे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए और सिंपल कैलकुलेशन के साथ ही आपके हाथ में आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये भी कूलम में, ये भी कूलम में, सो कूलम से कूलम कैंसिल, देखिए नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा कि नहीं, इजीली एक एक चीज़ को आप समझते चलिए। अब क्या करें भाई, ये -19 जो नीचे है, हमने बहुत पहले पढ़ा है कि जब अपॉन के नीचे कोई भी चीज़ पावर में माइनस में हो, ऊपर ले जाए तो प्लस में हो जाती है, विदाउट एनी एफर्ट, कुछ भी हमको करना नहीं पड़ता। तो 1 इंटू 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, 1.6 बच गया। अब भैया ऊपर तो पॉइंट नहीं है, नीचे पॉइंट है, सो पॉइंट को पॉइंट से बैलेंस करने के लिए हमको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। सो पॉइंट के बाद एक 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 के बाद 0, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई अप एंड डाउन दोनों साइड कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा, और पॉइंट जैसे हटेगा हमको कैलकुलेशन करना है, सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। सो n इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 16, क्योंकि 1.6 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से इसका आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो क्या आ गया हमारे पास, n इज इक्वल टू 10/16 इंटू 10⁻19, है ना। अब 10 में 16 को डिवाइड करें, 16, सो पॉइंट लग जाएगा, सबसे पहले तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और पॉइंट लगते ही क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 16 6 जा 96, है ना, 4 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 कर लो,
16 टू जा 32, 8 बच गया, पॉइंट लगा 0, 16 5 जा 80, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। सो ये आपके पास आ गया 0.625, डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया 0.625। इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या रहा है। n इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10 टू पावर 19। अब आप बोलेंगे सर इंटीग्रल मल्टीपल बोला था आपने तो बोला था इंटीग्रल मल्टीपल और साथ ही साथ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर तो है नहीं, तो पॉइंट में। अरे भैया एक बार गौर से यहाँ पे भी तो देखो, यहाँ पे 10 के पावर में 19, इतने सारे जीरो आपके पास हैं, 2-4 फेंक के मारिए, अभी 10 वाला निकल लेगा अपने घर। जो पॉइंट लगा हुआ है सीधा पतली गली से निकलेगा अपने घर, 2-4 जीरो फेंक के मारना है बस, है ना। तो कितने जीरो फेंकने पड़ेंगे, 1 के बाद 1 2 3, यानी यहाँ से 3 जो पावर 3 है वो डाउन हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करते ही वो आगे बढ़ जाएगा। या फिर चाहो तो जनरली क्वेश्चंस में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का वो है कि किसी एक नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए। सो उस फॉर्मेट में अगर आप रखेंगे तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका लेजिट आंसर है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके एक कूलाम चार्ज में होगा। सो एज्यूम कीजिए कि एक कूलाम चार्ज कितना ह्यूज, कितना बड़ा चार्ज हो सकता है। अगर एक कूलाम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, या फिर यूं कहें 625 इंटू 10 टू पावर 16, समझ रहे हो कितना बड़ा अमाउंट होगा। 0.00000 लगाएंगे 16 टाइम तक, वो कितना बड़ा अमाउंट होगा। यानी मुझे लगता है कि मिलियंस या बिलियंस में इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम चार्ज में। सो 1 कूलाम चार्ज इज अ वेरी बिग चार्ज, दैट्स वाई हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में छोटे छोटे चार्जेस के लिए यूज करते हैं माइक्रो कूलम और मिली कूलम्स। ठीक है, यहां तक आंसर आप नोट कर लीजिए। एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो ये चीज आप याद करके रख सकते हैं, जैसे आपने याद करके रखा है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वैसे ही आप एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए हम कुछ और चीजें इसमें आगे बढ़ते हैं और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल जो कि उसके साथ लिंक्ड होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे आप वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके ज़रूर से उसकी फ़ोटोज़ भेजेंगे और अगर नहीं सॉल्व होता है तो ज़रूर क्वेरी करेंगे कि सर ये चीज़ हमको नहीं आ रही है, आप एक बार फिर बताइए। ठीक है, सो मैंने कहा कि कूलम बहुत बड़े चार्जेस हैं इसलिए हम माइक्रो कूलम का यूज़ करते हैं। सो 1 कूलम इज इक्वल टू, माइक्रो कूलम में लिखें तो 10 टू पावर -6 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, 10 टू पावर -6 माइक्रो कूलम, सॉरी माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 कूलम। ठीक है, सो जब भी कूलम से हमको माइक्रो कूलम में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 10 टू पावर -6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी के साथ 1 मिली कूलम्स इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 कूलम्स। 10 टू पावर -3 कूलम हमारा एक मिली कूलम के बराबर होता है। ठीक है, सो ये क्वांटिटी छोटी होंगी और हम लोगों को कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जब हमने देख लिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कितने ईजिली तरीके से किए जा सकते हैं, सो अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, वेरी मोस्ट अवेटेड कूलम्स लॉ। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है, सो हमारे मन में शायद ये क्वेश्चन नहीं उठा हो, हमारे मन में नहीं उठा हो कि भाई फोर्स लगाते हैं तो कितना फोर्स लगाते हैं, है ना। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे उसका यूज़ नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, सो क्वांटिटी, हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑन द अदर चार्ज, ये क्वेश्चन जो थी ये किसके दिमाग में खटकी, ये सर चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम जी के दिमाग में खटक गई कि भाई कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का, ताकि हम इस चीज़ का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कूलम जी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये बात आपको सीखनी चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, सर चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इनका साइंटिस्ट होना ये बचपन से तय नहीं था। इन्होंने कभी सोच के नहीं चला था कि भाई मुझे साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, ये शुरुआती करियर अपना स्टार्ट किए थे एज अ मिलिट्री इंजीनियर। ये मिलिट्री इंजीनियर के तौर पे अपना काम शुरू किए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके अंदर जज्बा हो, कुछ करने का जुनून हो, है ना, और कुछ
जिज्ञासाएं हो। मैंने सबसे पहले कहा था साइंस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है भाई, क्यूरियोसिटी, और इनके अंदर क्यूरियोसिटी कूट कूट के भरी थी। इसलिए इन्होंने अपनी उस अच्छी खासी नौकरी को, वेल पेइंग नौकरी को लात मार दिया सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने जुनून और जज्बे के लिए। ठीक है, सो इन्होंने पैसे को लात मारा तो आज इतने बड़े हस्ती बने हुए हैं, एक एक बच्चे के जुबान पे कूलम जी का नाम आ जाए, है ना। सो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, कोई आपके अंदर भी इच्छाएं हैं, जिसके लिए आपके अंदर जुनून है, जिसके लिए आपको करने का कुछ जज्बा है आपके अंदर, जिसके लिए बहुत सारी क्यूरियोसिटी है ना, सो उस चीज़ के लिए अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ना पड़े, कितना ही त्याग करना पड़े, कितना ही सेक्रीफाई करना पड़े लाइफ में, आप एक कदम भी पीछे मत हटिए, आप उसको सेक्रीफाई को बिल्कुल हंसते हंसते कीजिए। और मेरा गारंटी है, आप मान के चलिए कि जिस दिन आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना, ये दुनिया आपको सलाम करेगी। ठीक है, सो इन्होंने बहुत ही कम टाइम के लिए मिलिट्री इंजीनियर का जॉब किया और उसके बाद उस जॉब को हंसते हंसते उन्होंने छोड़ दिया और अपने देश वापस फ्रांस में चले आए और पेरिस के शहर में जाके इन्होंने रिसर्च शुरू किया। और रिसर्च करते हुए इन्होंने सबसे पहले टॉर्सनल बैलेंस बनाया। टॉर्सनल बैलेंस एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी वजह से, जिसकी यूज से हम बहुत ही माइन्यूट से फोर्सेस को भी मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल इतने कम फोर्सेस को भी मेजर कर सकते हैं जिसको कि नॉर्मली न्यूटन के लॉज से भी मेजर करना कठिन है। ठीक है, इन्होंने टॉर्सनल बैलेंस बनाया और उसी की सहायता से सबसे पहले इन्होंने फाइंड किया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सर्टेड बाय ए चार्ज ऑन द अदर चार्ज। सो आइए बिना लेट किए, बिना समय गवाए हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कर लीजिएगा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक है, सो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ दिया। ठीक है, हम लोग इसके बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज वी डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, वी हैव ओनली 2 months, approximately 2 months, not complete 2 months to complete the entire syllabus, so we do not want to waste our a single second. okay, so बिना समय गवाए हम लोग डायरेक्ट इसका एक सीधा सीधा सा स्टेटमेंट लिखेंगे और इसका फॉर्मूला लिखेंगे जिससे रिलेटेड बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमको एग्जाम में फायदा सीधा सीधा हो सकता है कि इस मिशन के बाद, जब हम इस मिशन में सक्सेसफुल होंगे, जब हमें एडमिशन्स मिल जाएंगे, उसके बाद जुलाई के बाद हो सकता है मैं एकेडमिक्स का भी वीडियो तैयार करूं और उसमें एक एक छोटी से छोटी बात फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और फार्मूलाज और डेरिवेशंस, थियरी से रिलेटेड कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी आपकी छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन अभी के लिए हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या कहते हैं, इन्होंने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस भी नहीं, पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the inversely proportional to the square of the distance between them। ये स्टेटमेंट उनका था। काफ़ी लंबा लग रहा है, काफ़ी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा बात। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में हम सब जानते हैं अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है सर, एकदम गलत है। अगर वो लाइक चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्जेस के बीच में लगना है। सो ये फोर्स है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे करना है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है समथिंग मान के चलो r है ना,
और दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड्स है वो मान के चलो Q1 एंड Q2 है, ठीक है। सो दो अगर पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हों, सो उनके बीच लगने वाला वो फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का हो, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दैट मीन्स Q1 इंटू Q2, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स स्क्वायर ऑफ इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लिखते हैं। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात है, ये पॉइंट चार्ज क्या होता है सर, प्लीज़ इसको भी बता दीजिए। ये जो पॉइंट चार्ज है, ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आपको उठने चाहिए कि ये पॉइंट चार्ज क्या है, ठीक है। अभी तक मैंने बताया नहीं था, ये क्वेश्चन अगर लिखते ही आपके मन में उठा होगा तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही सही लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट चार्ज क्या है, अब इसकी बात करेंगे। इससे पहले हम लोग लिखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। क्या है भाई, सपोज टू चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी वैल्यू, उसका मान, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 as well are separated by a distance smaller। अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस अगर ऐसा मान लिया जाए, है ना, जो दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 एक डिस्टेंस स्मॉल r से सेपरेटेड है, r डिस्टेंस की दूरी पे दोनों को रखा गया है। सो देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी क्या होगा भाई, मैथमेटिकली फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट Q1 Q2, ये पहली चीज़ है ना। दूसरी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली की 1 में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों बातों को उन्होंने बोला। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, एक साथ मिला दें, तो फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, फाइनल इक्वेशन मिलेगा Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो क्वांटिटी है ये बताता है कि अगर इसको बढ़ाया तो ये बढ़ जाएगा, इसको घटाया तो ये घट जाएगा, या इसको बढ़ाया तो ये बढ़ जाएगा, इसको घटाया तो ये भी घट जाएगा, बट एक पर्टिकुलर रेशियो में, है ना। और उसी रेशियो को बैलेंसिफाई करने के लिए जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट इक्वेशन के राइट साइड वाले टर्म में हम ऐड कर देते हैं, सॉरी ऐड नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा इसमें, F इज इक्वल टू K, जो कि कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमने क्या माना है, ये दोनों चार्जेस जो है कहाँ प्लेस किए गए हैं, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस r एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर या फिर वैक्यूम में ये प्लेस किए गए हैं। देन द फोर्स, तब ये फोर्स होगा, ठीक है। अगर बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो फिर हमको उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, या उस मीडियम की परमिटिविटी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल के लिए K Q1 अपॉन r स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन गया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का ये मेन फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसी K को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और दोनों की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। सो जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो हम K ना पुट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी होगी हमको सो उसमें 9 × 10⁹ की वैल्यू हम पुट करेंगे हर बार, ठीक है। सो ये चीज़ गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बिल्कुल स्टोर कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, फेविक्विक से या चाहे जैसे भी, इस चीज़ को बिल्कुल एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि भाई K की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। जो कि दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है बताइए, एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, एप्सिलॉन नॉट क्या है जल्दी बताइए। इसी एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट को ही
के को मैंने डायरेक्टली बोल दिया के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि नॉट लगा हुआ है इसका मतलब फ्री स्पेस, या फिर आप मान सकते हैं उसको फ्री स्पेस की जगह पे क्या मान सकते हैं, फ्री स्पेस की जगह पे मान सकते हैं एयर है, ठीक है। सो फाइनल इक्वेशन हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत 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 सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो आइए आगे बात करते हैं। सो अगर बात करें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पहले तो मैंने लिखा नहीं, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा वेयर, एक मिनट, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा वेयर के इज, जो पुराना आपका इक्वेशन था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वहाँ पे के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये वैल्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू की भी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। गर्मी बहुत तगड़ी है भाई, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर गर्मी हो चुकी है अब तो, ठीक है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, इतनी गर्मी सहने के लिए जिगर कलेजा क्यों जलाते हो, सारे लोग पेड़ लगाओ, कम से कम एक एक पेड़ सारे लोग लगाइए, तभी जाके ये गर्मी रुकने वाली है, अदरवाइज गर्मी नहीं। एक रिसर्च के हिसाब से अपने केवल भारत में ही अगर बोल दें, पृथ्वी को छोड़िए, तो 500 करोड़ पेड़ की आवश्यकता है अपने पूरे उसका नॉर्मल टेम्परेचर को सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस को डाउन करने के लिए। समझ लो, एक नॉर्मल टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस डाउन करने के लिए इतने पेड़ों की ज़रूरत है, और एक बंदे की बस की बात है नहीं। सो सारे लोगों से मेरा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, सब लोग, आने वाला है बरसात, सब लोग 2-2 पेड़ लगाइए, और अपने दोस्तों को सबको बोलिए कि कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है। सो आइए बात करते हैं इस चीज़ के आगे की। अगला टॉपिक हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो जैसा कि हम सब जानते हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी अगर मैं बोलूं कि एक काम करो भाई, वहां रखी चेयर को थोड़ा खिसका दो, है ना। सो अगर आप बुद्धिमान होंगे, है ना, अगर आप ऐसे वैसे तो नहीं है उठा के, नहीं तो जाएंगे तो किधर भी खिसका देंगे, पर अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आप पूछेंगे कि सर प्लीज़ बताइए किस डायरेक्शन में हमको खिसकाना है, किधर करना है ना। अदरवाइज कोई भी ऐसे उठा के किधर भी फेंक दोगे। सो फोर्स जब भी लगाना होगा, सो हमें पूछना पड़ेगा कि भाई डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अदरवाइज फोर्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई कूलम्स लॉ का भी एक वेक्टर फॉर्म होगा, जिसको कि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो आइए देखते हैं, सपोज ये Q1 है चार्ज, यहाँ पे ये Q2 चार्ज है ना, Q2 चार्ज है, ये Q1 और ये Q2 चार्ज है। एक ओरिजिन है, ओरिजिन से जो इसका और इसका, ओरिजिन से जो इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट मान के चलिए R1 है, इसका R2 है, ठीक है, ये R1 और ये R2। सो बताइए इन दोनों के बीच का जो लाइन होगा, ज्वाइनिंग लाइन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हम अच्छे से जानते हैं, क्लॉकवाइज चले या फिर एंटी क्लॉकवाइज चले। अगर क्लॉकवाइज चले, इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा F1 के ऊपर 2 के वजह से लगने वाला फोर्स, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगा। साथ ही साथ इसके ऊपर F2 के ऊपर 1 के कारण लगने वाला फोर्स। तो अगर हम F21 की बात करें, तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें, सो वेक्टर अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जब हम इधर से इधर चलते हैं, सो क्या होगा, इसको मान के चलते हैं R21 मान के चलते हैं, ठीक है, R21। सो R21 विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा भाई, किसके बराबर होगा, ऐसे नहीं लिखे, जब तक हमारा जो हेड से एंड मिलता है और कंटिन्यू डायरेक्शन में चलता रहता है तब तक, अभी इसको भूल जाइए, इस चीज़ को यहाँ से भूल जाइए, ये इधर से इधर। सो हम लिख सकते हैं R1, फिर यहाँ से फिर इधर प्लस R21, और इधर खत्म हो गया, फिर आगे तो मिला नहीं, हेड से हेड मिल गया। सो इक्वल टू, इसको लिखेंगे R2, या फिर यूं कहें R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1। सो ये हमारा क्या हो गया,
डायरेक्शन अलोंग Q2, Q1 एंड Q2, ठीक है, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन। अब आइए इस डायरेक्शन को हम यूज करते हुए एक और चीज जानते हैं, हम एक और चीज जानते हैं, आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वेक्टर आर अपॉन आर, जहां पे वेक्टर आर बताता है कि इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है ये वेक्टर आर में। लेकिन नीचे जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल, सिर्फ बचेगा डायरेक्शन, जो कि यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जानते हैं आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर। सो इसी चीज का यूज करते हुए हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखने वाले हैं। यहाँ तक उतार लिया आपने, नहीं उतारा है तो वीडियो को बैक करके पॉज करके आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें F21, F2 के ऊपर 1 से लगने वाला फोर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, सॉरी डायरेक्शनलेस क्वांटिटीज है, ठीक है। सो अंतर किस में होगा, Q1 Q2 में भी कोई अंतर नहीं, क्योंकि चार्ज भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है। बच गया R, सो यहाँ पे हो जाएगा R21, यहाँ पे वेक्टर इंटू R कैप 21, ये आपका फाइनल वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वैल्यूज रखिए R21, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप बोलेंगे सर F21 के लिए तो लिख दिया, लेकिन F12 के लिए क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि अगर ये दोनों Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस हुए, लाइक चार्जेस हुए, तो ये दोनों क्या करेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, जब दोनों निगेटिव होंगे तो भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आएगा, यानी हर केस में पॉजिटिव आएगा और इसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R21 के होगा, ठीक है। इसलिए ये कैसा फोर्स जनरेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, ये वाला इक्वेशन। इसी जगह पे अगर ये Q1 और Q2 अनलाइक चार्जेस हुए, अनलाइक चार्जेस हुए, सो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना कंपलसरी अनलाइक चार्ज में, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ये माइनस यहाँ ना लगा के अगर हम यहाँ लगाएं, सो हम देख सकते हैं R माइनस R21 हमेशा इक्वल होता है R12 के, R12 के, माइनस ऑफ R21 इक्वल होगा R12 के, और जैसे यहाँ R12 रखेंगे ये भी R12, दोनों R12 हो जाएंगे, सो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ये इक्वेशन F12 के लिए भी इक्वल सेम हो जाएगा, ठीक है। और कैसा फोर्स जनरेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इसीलिए वेक्टर फॉर्म में हमें सिर्फ ये एक ही इक्वेशन काफ़ी है। अगर एक ही इक्वेशन हम देख रहे हैं, एक ही इक्वेशन लिख रहे हैं तो सफिशियंट है, ठीक है। चलिए इसको भी जल्दी से उतार लीजिए, बात समझ में आ गई। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आपका स्वागत है वहाँ पे, आप आइए कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखिए, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग जल्द से जल्द पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए कूलम्स लॉ हमने पढ़ा, तो कूलम्स लॉ क्या बता, ओ सॉरी एक चीज़ छूट रही है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये छूट रहा है। पॉइंट चार्ज क्या होता है भाई, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बताइए जो सन हम देखते हैं, सूरज, क्या जितना बड़ा दिखता है एक्चुअल में उतना ही बड़ा है क्या उसका साइज, बताइए। दूसरा क्वेश्चन, क्या जो तारे, जो स्टार्स हम रात में आसमान में देखते हैं बिल्कुल बिंदी के जैसे, बिल्कुल डॉट की तरह एकदम छोटा सा चमचमाता हुआ प्यारा सा सितारा बोलते हैं ना, क्या सचमुच वो प्यारा सितारा उतना ही प्यारा है नज़दीक से भी जाके देखने पे, क्या वो उतना ही छोटा और उतना ही प्यारा होगा, बिल्कुल नहीं। वो एक ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और मोस्ट प्रोबेबल आपके अर्थ से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा। बट हमारे अर्थ और उस बॉडी के बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, पता नहीं कितने हज़ार प्रकाश वर्ष होंगे, लाइट ईयर्स, है ना, इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ बहुत छोटी दिखती है, और उस तारे पे अगर पॉसिबली कोई हुआ तो उसको भी हम लोग बिल्कुल चींटी के जैसे एकदम बिल्कुल छोटे दिखते हैं, ठीक है। सो वेन एवर द टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाई ए लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, सो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को जो देखते हैं तो बिल्कुल पॉइंट जैसा दिखता है, और दूसरी बॉडी से पहले को देखें तो पॉइंट। तो अगर किसी दो बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस उसकी साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, सो वो दोनों पॉइंट्स को, वो दोनों बॉडीज़ को चाहे कितने ही बड़े हों, हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे,
ठीक है। सो ऐसे दो बड़े चार्जेस अगर ज़्यादा दूर पे रखे हों, काफ़ी लंबे दूरी पे सेपरेट करके रखे गए हों, सो उनको हम बोलेंगे पॉइंट चार्जेस, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। सो इसके लिए डेफिनेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कभी भी पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले अपना, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सिंपल पोजीशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। चलो अभी हम, या फिर इसको दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसको दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं। सो चलिए, अभी हमने कूलम्स के फोर्स के बारे में बात की, कूलम लॉ के बारे में बात की, जो कि ये बताता है कि अगर दो, यानी सिर्फ और सिर्फ दो बॉडीज, दो चार्जेस अगर सेपरेटेड एक डिस्टेंस है तो कितना फोर्स लगता है। बट अगर उसी दो चार्जेस के अगल बगल कोई तीसरा चार्ज आ जाए, ये दो चार्जेस Q1 Q2 ऑलरेडी थे, फोर्स लग रहा था r डिस्टेंस में, कोई तीसरा चार्ज Q3 यहाँ पे आ गया, अब इसके बीच में फोर्स, कोई चौथा चार्ज यहाँ पे Q4 आ गया, कोई पांचवा यहाँ पे आ गया Q5, कोई छठा यहाँ पे आ गया Q7, है ना, कोई सातवां यहाँ पे आ गया Q7, Q8, आठवां आ गया। सो ऐसे मल्टीपल चार्जेस अगर किसी एक चार्ज के अराउंड हो, सो क्या तब भी कूलम का फोर्स काम करेगा? जी हाँ, बिल्कुल काम करेगा, लेकिन हर एक पर्टिकुलर पेयर के लिए काम करेगा। एक ही बॉडी पे केवल एक बार कूलम का फोर्स लगा के हम ये नहीं बता सकते कि इन सारे के सारे चार्जेस की वजह से उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। सो यहाँ पे इंट्रोड्यूस, बिकॉज जब नॉर्मल था दो ही चार्जेस थे तो वो सिर्फ एक नॉर्मल पोजीशन थी, बट जब बहुत सारे चार्जेस आ गए तो एक क्या है, एक सुपर पोजीशन है। सुपर पोजीशन जिसमें कि बहुत सारे चार्जेस ने घेर के किसी एक का एनकाउंटर करना है, ठीक है। सो ऐसे केस में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन काम आएगा, ठीक है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि किसी एक चार्ज पे उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट बहुत सारे चार्जेस से लगने वाला जो फोर्स है वो उन अलग अलग चार्जेस से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। बिकॉज फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई वो क्या होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। अगर ये R21 है, सॉरी R12 है, ये R13 है, R15 है, 14 है, ये R15 है, ठीक है, ये R6 कहाँ चला गया भाई, 6 गया है कहीं और क्या, ये R16 है, ये R17 है सपोज करो। सो ये सारे के सारे अलग अलग जितना जितना इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो सारे का वेक्टर समझोगा, वही टोटल फोर्स होगा इसके ऊपर। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, पहले लिखते हैं F1 के ऊपर 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा, क्या था फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले, 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 इंटू R12। F13 के लिए क्या होगा, सेम चीज़ 1/4πε0 तो कॉमन है, Q1 Q2 भी कॉमन है, नीचे बस चीज चेंज हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ पे भी R13 हो जाएगा, और ऐसे ही 1n के लिए भी हो जाएगा, ठीक है, nवें पार्टिकल के लिए भी सेम चीज़ हो जाएगा, ठीक। सो आइए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, जो कंप्लीट फोर्स होगा ना, टोटल फोर्स, वो F12 प्लस F21 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस डॉट 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 n पार्टिकल्स के लिए, जितने भी पार्टिकल हो सारे के लिए ये वेक्टर सम अगर हम कर दें तो इसका फाइनल वैल्यू हमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इन सभी के जगह पे इनके पर्टिकुलर वैल्यूज को अगर हम पुट करें, सो F विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 R13 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे सारी चीज वैल्यू रख दें। सो इसमें देखिए इतनी सारी क्वांटिटी कॉमन है, 1/4πε0 Q1 Q2, 1/4πε0 Q1 Q2, ऐसे ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता ही चला जाएगा, ठीक है। सो चाहे तो एक तो फॉर्मेट यही हो गया लिखने का, एक तरीका तो यही हो गया लिखने का, दूसरा तरीका इसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड समेशन फॉर्म में लिखेंगे। एक बात और याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये और एक चीज़ बताता है, क्या बताता है कि भैया
जो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से ज़रा भी कोई प्रभाव उसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैं किसी एक पेड़ को एक रस्सी लगा खींच रहा हूँ, उसी पेड़ को कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी रस्सी लगा दूसरी तरफ खींच रहा है ना, तो मेरे द्वारा जो लगा गया फोर्स है और उसके द्वारा जो लगा गया फोर्स है, उन दोनों फोर्सेस के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। मेरा डायरेक्ट फोर्स पेड़ को लगेगा रस्सी के थ्रू, उसका डायरेक्ट फोर्स भी पेड़ को लगेगा रस्सी के थ्रू, ठीक है। और कोई भी उसमें अंतर पड़ने वाला नहीं, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसकी तरफ पेड़ खींचा चलाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को? सो अभी इसका हम थ्योरेटिकल भी लिख देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सो आइए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो एफ विल बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0। सबसे कॉमन निकाल लिया हमने। ब्रैकेट में क्या बच रहा है? सिर्फ 1 अपॉन R12 डॉट R12 प्लस 1 अपॉन R13 डॉट R13 प्लस ऐसे ही फर्दर ऑन जितना भी आगे जा सकता है। अब इन चीज़ों को हम क्या करेंगे? इन चीज़ों को हम क्या करेंगे भाई? बोलिए। इन चीज़ों को हम समेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या होगा? एफ सॉरी एक थोड़ा मेजर मिस्टेक हो गया। 1 तो सब में रहेगा, 2 के बाद जहाँ पे 3 रहेगा वहाँ पे 3, जहाँ पे 4 रहेगा वहाँ 4। सो ये कॉमन नहीं होगा, ये कॉमन नहीं होगा। Q1 Q2 Q1 Q3 ये बड़ी मिस्टेक है, आप पीछे भी थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखिएगा। सो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक समेशन का बड़ा यूज़ करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे Q, यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू 1, ठीक है। और J इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ Q1 तो लिख ही देंगे। I इज इक्वल टू 2 से n तक जितने भी पार्टिकल हो, और यहाँ पे लिख देंगे हम I अपॉन R1I डॉट R1I कैप। ये फॉर्मेट में हम लिखेंगे। अब यहाँ पे I की जगह पे 2 3 1 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 1 के कारण 1 पे ही फोर्स लगेगा, ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। वो तो 2 के कारण 1 पे लगेगा, 3 के कारण लगेगा, 4 के कारण लगेगा, है ना। सो हमने क्या किया? I को 2 से स्टार्ट किया और n पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल चाहिए उतने पार्टिकल तक आप इसको लेके जाइए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके हम अभी बहुत सारी चीज़ें निकालने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए फाइनली हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो थियरी है, ठीक है। द टोटल फोर्स acting on a charge due to multiple charges around that, ठीक है, around it will be equal to the vector sum of individual forces acting by individual forces by each charges acting on that charge, and these charges these forces are not affected by each other। ये फोर्सेस एक दूसरे के कारण इफेक्टेड नहीं होती हैं। ये आप लिख लीजिए, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मर्जी वो कीजिए, बट इस चीज़ को नोट जरूर कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सो आज हमारी बात यही खत्म होगी। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको
टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिलेगा। उसी ग्रुप में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, वहीं पे आपको सॉल्व करके हमको सेंड करना है। अगर कोई क्वेरी होती है, कोई जिज्ञासा आपके अंदर भी उठी है, कोई क्यूरियोसिटी है, कोई क्वेश्चन है, आप वहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दें। क्या चीज़ें छूट रही हैं, क्या चीज़ों की और ज़रूरत है, कमेंट बॉक्स में आप हमको अपना फीडबैक ज़रूर दें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही, बात करेंगे कुछ और रोचक, रोमांचक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स के बारे में और कंप्लीट करेंगे अपना मिशन CUET। सो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।